नमस्कार दोस्तों, आपसे पिछली मुलाकात में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन के एंड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बहुत जल्द हम लोग एक नया वीडियो आपके सामने लेके आएंगे और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो IIT JEE मेंस और एडवांस 2023 की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि समय कम बचा है और तैयारी बहुत ज़्यादा करनी बाकी है, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग पूरे फोकस के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ लगे होंगे अपनी पढ़ाई में। मगर इस पढ़ाई में मैं लास्ट टाइम मैंने जब ये डिस्कशन किया था तो आपसे बोला भी था कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जिसको लेकर के बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और कई बार लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से या लैक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की वजह से हम मैथ में पिछड़ने लगते हैं। ये भी आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से और ये मैं भी इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि अगर IIT JEE मेंस और एडवांस जैसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को, एग्जाम्स को आपको क्वालिफाई करना है, इन एग्जाम्स में आपको अच्छी रैंक लानी है, तो मैथ का बेस बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो जैसा हमारी आपकी बात हुई थी, आज अब हम लोग उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो लेकर के आपके सामने हैं और हमारे साथ आज मैथ के एक एक्सपर्ट भी हैं। हमारे नीरज सोनी सर आज हमारे साथ हैं। ये बीटेक हैं कानपुर IIT से और पिछले 12 साल से लगातार मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और कई बार 2 डिजिट, 1 डिजिट, 3 डिजिट रैंक्स भी दे चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। तो ये आप लोगों के लिए भी अच्छी बात है और मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि मुझे आज एक ऐसे टीचर का साथ मिल रहा है जो अपने एक्सपीरियंस और अपनी जो नॉलेज है उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पास ऑन करने वाला है, जो आपके 2023 के मेंस और एडवांस के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो नीरज सर, सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना समय निकाला, आप हमारे साथ। थैंक यू सर। है ना नीरज सर, एक्चुअली लास्ट टाइम हम लोग अपने बच्चों से जब बात कर रहे थे जी, तो हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि हम एक ऐसा वीडियो बच्चों के लिए लेके आए जहाँ पर हम बता सकें कि आने वाले 3 से 4 महीने के बीच में मैथ को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जो लोग मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, मैथ कितनी इंपॉर्टेंट है, मैथ पे फोकस होना कितना इंपॉर्टेंट है और मैथ के आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से जो बेनिफिट होने वाला है सिलेक्शन में रैंक को लेकर के, तो मैथ का ओवरऑल रोल क्या है? मतलब ये बाकी 2 सब्जेक्ट के कंपैरिजन में आप मैथ को कहाँ रखते हैं? देखिए सर, बच्चों को सबसे ज़्यादा जो मैथ्स में दिक्कत आती है, यूजुअली सबको आती है, तो मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स का पेपर लिटिल बिट आप देखिए तो टफ़र साइड होता है। यूजुअली थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन होती है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और एप्लीकेशंस होते हैं बहुत सारे। अब उसमें कई बार बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कॉन्सेप्ट्स की मिक्सिंग होती है, ये एक बड़ी बात। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी एक बड़ा पार्ट ये होता है कि किसी भी, चाहे वो JEE मेन ले लीजिए या एडवांस, एक पोर्शन, एक सेक्शन होता है, एक मिनिमम इतना एक डोमेन होता है, एक पार्ट होता है जिसको कोई भी स्टूडेंट अगर स्ट्रैटेजी बनाए तो बड़े इजीली उसको कर सकता है। अगर वो थोड़ी स्ट्रैटेजी अपनी अच्छी बना के रखता है तो उस सेक्शन, यानी उन सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस को वो कर सकता है और वो कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छी रैंक दिलाते हैं। और खासकर मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको मैथ से डर लगता है, तो एक सेक्शन को भी वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो बड़ा इजी सेक्शन होता है। आपने देखा होगा JEE मेन में जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इजी होते हैं, बहुत टफ नहीं होते, बहुत सारे इजी होते हैं, कंसेप्चुअल। जब बाहर निकल के आते हैं तो बच्चों को लगता है ये तो बड़ा आसान था यार, ये कैसे कर लेते, या फॉर्मूला। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि हर एक पार्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये सारे बच्चों के लिए, जो अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, होता क्या है नेचुरली, कई बार लोगों की मैथ्स, कुछ लोगों की बहुत अच्छी होती है, फिर कुछ लोगों की मैथ्स थोड़ी सी कमज़ोर साइड होती है, या वो ये फील करते हैं कि मैथ्स मेरा अदर सब्जेक्ट से कंपैरिजन थोड़ा वीक कर साइड है। बट अगर थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाएं, थोड़ी चीज़ों को बनाएं, घबराएं कम और कुछ चीज़ों पे फोकस करें तो बहुत अच्छा मैथ्स में स्कोर वो कर सकते हैं। अच्छा नीरज जी, मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, जैसे आज आप आए हैं तो मैंने चूंकि पहले से आपसे डिस्कशन किया था और आपने कहा भी था कि आप एक चार्ट लेके आएंगे, तो आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट लेकर के आज साथ में आए हैं जिसमें आपने कॉन्सेप्ट की बात की है, रिटेनिंग पावर है, प्रैक्टिस है, कंसंट्रेशन है, कैलकुलेशन है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बच्चों, आप ये चार्ट अगर देख पा रहे हो तो आप देखिएगा कि नीरज जी आपको हेल्प करने के लिए ऑलरेडी एक बढ़िया होमवर्क करके आए हुए हैं और वो सारी चीज़ें आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। तो नीरज जी, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ आपसे ये पूछूंगा, जो जहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सफ़र की। पहला सवाल आपके सामने मैं ये रखूँगा कि जनरली मैंने ये देखा है कि जो बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है। अच्छा, बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सब क्लास में टीचर ने जो क्वेश्चन बताया था उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन मॉड्यूल में थे वो मैंने कर लिए, मगर कुछ क्वेश्चन डिफरेंट दिख रहे थे, उसमें मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं इसकी शुरुआत कैसे करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट का रोल होता होगा। तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर आपको मैथ से थोड़ा सा डर लगता है
है ना। तो आप जब कंसेप्ट पढ़ते हैं, देखिए आपको एक जोन ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार इतना क्वेश्चन मतलब हमने कंसेप्ट पढ़ा है और एप्लीकेशन किया, लेकिन नए क्वेश्चन में मुझे दिक्कत हो रही थी। इससे बेहतर है कि आप हर कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ बनाने के लिए एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा करिए। ओके, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन एग्जैक्टली आपको ज़रूरत है इस समय प्रैक्टिस की। करेक्ट। तो जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप एकदम ऐसा मानिए कि आप जब क्वेश्चन पेपर या कई नए नए क्वेश्चन भी आएंगे तब भी आपका दिमाग चलने लगेगा और बहुत तेज़ी से आप उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन को रिलेट कर पाएंगे। तो कंसेप्चुअल स्ट्रेंथनिंग बहुत मैटर करती है। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन का मैथ्स में क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, एक कंसेप्ट होता है, दूसरा कैलकुलेशन होती है, राइट। तो आपको आना चाहिए। कंसेप्ट का मतलब ये होता है आपको पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, फिर आपको ये रिलेट करना चाहिए कौन से फॉर्मूले अप्लाई हो रहे और फॉर्मूले आपके एकदम टिप पे होने चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप सोचेंगे या करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चंस बहुत सारे होने लगेंगे और नए क्वेश्चन पर भी आप अच्छा आंसर करने लगेंगे और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ही फील। तो ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि यार कॉन्सेप्ट किया, क्लास में किया, फिर होमवर्क किया, फिर भी नए क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो दे नीड्स मोर प्रैक्टिस एंड क्वालिटी क्वेश्चंस। ओके, राइट। बड़ी क्वालिटी क्वेश्चन से क्या क्वालिटी क्वेश्चन मतलब क्या होता है सर? कई बार मैंने बच्चों को देखा क्या करते हैं, एक बुक उठाते हैं करते हैं सिमिलर क्वेश्चन, एक ही टाइप के आप 40 क्वेश्चन कर लीजिए, 20 क्वेश्चन कर लीजिए, उससे आपने कुछ सीखा नहीं। बिल्कुल, राइट। तो मतलब होना चाहिए कि आपको अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप क्वालिटी बेस्ड, क्वालिटी डजंट मीन कि कठिन क्वेश्चन। यूजुअली आजकल क्या लगता है लोगों को, लगता है क्वालिटी मतलब कठिन, लेकिन कठिन का मतलब कठिन से क्वेश्चन आपको सीखते नहीं है। कठिन क्वेश्चन होता है एक लेवल के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट। आपका कहने का मतलब है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे जाएंगे। एग्जैक्टली, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे जाएंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक ठीक। अच्छा, ये तो रही बात कि कॉन्सेप्ट आप अगर क्लियर करना चाहते हैं तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिए। तो ये बात तो मुझे लगता है कि आप लोगों को नोट कर लेनी चाहिए, और अगर नहीं नोट कर रहे हैं या पेन कॉपी अभी नहीं है तो लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमारे नीरज सर आप लोगों से शेयर करेंगे जो मुझे लगता है लिख लीजिए और उनको बार बार दोहराइए भी, ताकि आप अपनी पढ़ाई के दौरान उन चीज़ों को लगातार दोहरा सकें। तो सर कॉन्सेप्ट की आपने बात की, अभी कॉन्सेप्ट में आपने एक चीज़ बोली, कैलकुलेशन। राइट। हम कॉन्सेप्ट से अभी थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस की बात हमने कर ली है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स कहीं ना कहीं हमारे आंसर गलत करती हैं, मगर कैलकुलेशन प्रैक्टिस से आपका क्या मतलब है? कैलकुलेशन प्रैक्टिस का मतलब ये होता है सर कि यूजुअली जब हम अपना कोई क्वेश्चन लगाते हैं या मॉड्यूल घर पे लगाते हैं, देखिए आपको दिक्कत टेस्ट में या किसी एग्ज़ाम में फाइनल इसलिए आती है क्योंकि जब आप घर पे काम करते हैं या कोचिंग के टेस्ट या कहीं के जो टेस्ट देते हैं उनमें गलतियां क्या करते हैं, उतना सीरियस नहीं होते हैं। जिस दिन आपका मेन एग्ज़ाम होता है उस दिन आप काफ़ी सीरियस होते हैं, राइट। और वहाँ पे आपके पास कोई हेल्प करने का कुछ भी आपके पास हेल्प करने के कोई भी साधन मौजूद नहीं होती, कोई भी चीज़ आपकी हेल्प नहीं कर सकती। राइट। तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक का मेरा ये है कि जब भी कैलकुलेशन मिस्टेक यूजुअली कब होती है, जब आपके पास टाइम बाउंड प्रेशर, टाइम का प्रेशर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन को मान लिया कि 4 मिनट में करना है या 3 मिनट में करना है, तब देखना आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, दोज आर कॉल्ड सिली मिस्टेक्स। राइट। अब इनको कैसे सुधारा जाए? पहला पार्ट ये होता है कि घर पे भी जब आप रहें तो मतलब फाइनल आंसर लाने की कोशिश करें हमेशा। ऐसा नहीं कि एक स्टेप 2 स्टेप कर दिए उसका समझ में आएगा कि क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा और बाद में आंसर निकालें। आंसर फाइनल तक पहुंचिए, चेक करिए। पहला पार्ट ये आप जरूर करिए, आंसर फाइनल आपका आना चाहिए। बिल्कुल। अगर आंसर फाइनल नहीं तब भी मानिए कि गलत, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा आपका या किसी भी टाइप का पेपर रहेगा तो उसमें आपको आंसर जरूर टिक करना। अगर आंसर गलत हो तो कंसेप्चुअली आप कितना अच्छा कर जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 तो हो ही जाएगा, -1 तो हो ही जाएगा उस चीज़ का। तो आपको इस चीज़ का ध्यान है कैलकुलेशन में। अब दूसरी चीज़ कैलकुलेशन, एक तो ये पार्ट होता है कि आंसर तक है, दूसरी ये चीज़ होती है आपको कुछ चीज़ें एकदम, जैसे फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूले आपके एकदम इंटैक्ट होने चाहिए, फॉर्मूले में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फॉर्मूले गलत फॉर्मूला अप्लाई किया फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी आपकी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम मैथ्स करने बैठे हैं तो हमको फॉर्मूले याद होने चाहिए। एग्जैक्टली सर, ये बहुत बड़ा पार्ट होगा। आप बताएं अगर मैथ्स के फॉर्मूले आपको सारे याद हैं लगभग, तो आप नए नए क्वेश्चन भी इजीली रिलेट कर पाएंगे एक्चुअली। ओके। और आपका टाइम भी तो बचेगा। बिल्कुल। आपके फॉर्मूले तो आपका टाइम बच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। दूसरा चीज़ कैलकुलेशन मिस्टेक में आपको ये करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं सब बच्चों को सजेस्ट करता हूँ 1 से 30 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए। ओके, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। अब मुझे लगता है कि 17-18 के बाद के पहाड़े याद नहीं होते हम लोग। एग्जैक्टली सर, उसमें क्या होता है जैसे 31 into 37 आ गया कहीं पे, तो आपको मतलब तुरंत आना चाहिए, तुरंत मतलब तभी तो आपका टाइम बचेगा। और कैलकुलेशन आपका टेबल अच्छा सा, मतलब अच्छी चीज़ें अगर माइंड में रहेंगी, टेबल आपको मेमोराइज रहेगा तो उससे गलतियाँ भी नहीं होंगी। बिल्कुल। राइट। तो 1 से 30 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए, 1 से 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 1 से 30 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। करेक्ट। 1 से 10 या 14 या 15 तक के स्क्वायर रूट्स अप्रॉक्सीमेट याद होने चाहिए। तो इससे क्या है ना, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट रहेगी।
ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो स्टैंडर्ड वाले होते हैं 15 डिग्री, 37 डिग्री, 72 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी जो मैथ्स में चीज़ें आती हैं ना, वो एकदम आपके पास रेडी होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन में ही आता है सारी चीज़ें। तो एक पार्ट ये है कि आपको कैलकुलेशन मिस्टेक आपको ऐसे जाए। दूसरा, घर पे आप करिए टाइम बाउंड क्वेश्चन लगाइए। और जब आप टेस्ट दीजिए इस कोचिंग का, तो आप इस बात को जरूर ध्यान दीजिए कि एक पेपर बनाइए, उसमें आप उस दिन लिखिए कि आपने कितनी कैलकुलेशन मिस्टेक करी हैं जिसके कारण ये आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। 2000 कल सिली मिस्टेक्स, उसमें सिली मिस्टेक्स को रखिए और उस पर रेगुलर वर्कआउट करिए। ये पार्ट बहुत बड़ा, बच्चे बहुत ज़्यादा असर करते हैं। टेस्ट पेपर ले लेते हैं लेकिन टेस्ट के एनालिसिस नहीं करते हैं। आपसे खुद से एनालिसिस बहुत जरूरी है कि हम कितनी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। भाई नेक्स्ट टाइम वो चीज़ नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक पार्ट होता है जो बच्चों को करना चाहिए, इससे उनका बेहतर रिजल्ट आएगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए दिन भर का शेड्यूल है 7 से 8 घंटे पढ़ाई का, तो इस 7 से 8 घंटे पढ़ाई में मुझे ऐसा लगता है जैसा आप कह रहे हैं उस हिसाब से आधा पौन घंटा इसके लिए भी अलग से निकालना चाहिए कि हम कैलकुलेशन पे फोकस रखें सर, या न्यूमेरिकल करते वक्त कैलकुलेशन। देखिए फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री में भी, सब में आपको आएगा, है ना। तो आपको क्वेश्चन के साथ ही सीखना है, एक अलग से टाइम डेडिकेट नहीं करना है। और कैलकुलेटर का सर सबसे बड़े बात, आजकल बच्चों में दिक्कत आती है, मैंने देखा कईयों के पास कैलकुलेटर रहता है या मोबाइल से कैलकुलेटर, बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। नहीं, आपको सिली मिस्टेक्स भर के होंगी एग्जाम में। देखिए भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जहाँ पर 12-14 लाख बच्चे एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं, जो 2 लाख बच्चे मेंस क्वालिफाई करने वाले हैं और उसमें से जो बच्चे आईआईटी तक जाने वाले हैं, ये वो बच्चे हैं जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। इनके कॉन्सेप्ट भी हो सकता है क्लियर हो सकता है ये प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी कर रहे हो, इन्हें 1 से 30 तक के पहाड़े भी याद होंगे, इन्हें सारी वैल्यूज़ भी याद होंगी और ये आपसे एक कदम आगे चल रहे होंगे। तो जब उनसे कंपटीशन करना है, ये हमें पता है, तो उस लेवल पे पहुंचना भी पड़ेगा। और पहुंचने के लिए मुझे लगता है सर ने अभी जो बताया कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एक इंपॉर्टेंट इशू है, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। प्रैक्टिस एक इंपॉर्टेंट इशू है, सर ने बोला प्रैक्टिस खूब करिए, वो भी आपको करनी ही पड़ेगी। और जहाँ तक रही बात कैलकुलेशन मिस्टेक की, तो मुझे ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी और मैं आगे भी सर इस बात को, जो भी बच्चे मुझसे कभी मिलेंगे, मैं उन्हें ज़रूर पास ऑन करूंगा कि प्रैक्टिस कैलकुलेशन की अलग से बैठ के नहीं करनी है, न्यूमेरिकल करते वक्त करनी है। न्यूमेरिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल का मतलब आपको अपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते चलना। आप अपने आंसर लाइए और आंसर मैच करिए, आपके आंसर सही कि नहीं, गलत है तो उसको मानिए, आप तो खुद फील करिए मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, एंड सर उसको सीरियसली लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। आपने आधे 3/4 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली सही किया, लास्ट के एक स्टेप में आपने कैलकुलेशन मिस्टेक है, बट आप तो रहे -1 पे। बिल्कुल। तो ये आपको कोई फायदा ही नहीं मिला। बिल्कुल। हाँ, मतलब ये बात तो सही है भाई कि हम पूरा रास्ता हमने सही रास्ते पे चलकर तय कर लिया और आखिरी में हम ऐसी गली में मुड़ गए जो आंसर तक जा नहीं रही थी, तो गड़बड़ तो हो ही गया, गलत रास्ते पे पहुंच जाएंगे, गलत मंजिल पे पहुंच जाएंगे, -1 का शिकार हो जाएंगे और ये -1 कोई अच्छा कॉलेज आपसे छीन भी सकता है। बिल्कुल सर, राइट सर, बिल्कुल राइट, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और सर, जैसे चार्ट में ऊपर के जो 3 पॉइंट्स थे, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और कैलकुलेशन मिस्टेक, ये तो आपने ब्रीफ किया। इसमें आपने एक जगह ये लिख रखा है कि कंसंट्रेशन, रिटेनिंग पावर, रिएक्शन टाइम, ये 3 चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि इंटर रिलेटेड। एग्जैक्टली, राइट। तो इनको आप कैसे बताएंगे बच्चों को, इनका क्या रोल है? सबसे पहले कंसंट्रेशन और रिटेनिंग पावर पे थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, कंसंट्रेशन और रिटेनिंग पावर बोथ आर इंटर रिलेटेड, राइट। तो होता क्या है, जैसे कंसंट्रेशन का रोल ये है कि जैसे जब हम पढ़ाई करते हैं, देखिए आपको 2-3 सिचुएशन बताते हैं। कई बार आजकल बच्चों की आदत है, घर पे हम होमवर्क कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, म्यूजिक या टीवी ऑन करके कर रहे हैं, करते हैं सर, बिल्कुल, राइट, ये बेड पे लेट के कर रहे हैं, राइट। तो ये सब आपके कंसंट्रेशन छीनते हैं, राइट। आपने एक चीज़ देखा होगा, आपने अपनी लाइफ में जब कोई चीज़ बड़े ध्यान से देखी होगी या पढ़ी होगी, वो आपको बाद तक याद रहती है। बिल्कुल, बात तक याद रहती है, वो हमें सबकी आदत होती है। अगर कोई चीज़ हम बहुत ध्यान से करेंगे या कोई इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान से देखेंगे तो वो लास्ट तक याद होगी। सेम चीज़ पढ़ाई के साथ करना होता है। व्हेन यू आर इन क्लास, जैसे आप क्लास कर रहे हैं टीचर की, तो आपको फुल्ली कंसंट्रेट होना पड़ेगा, यानी हर एक बात को उसकी टीचर की सुननी पड़ेगी। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, कभी आपस में बात करते तो आप कंसंट्रेशन जहाँ लूज़ हुआ, आपकी मेमोरी से वो गया। और कंसंट्रेशन आपका अच्छा है तो वो चीज़ आप इजीली एब्जॉर्ब करते हुए चले जाएंगे और वो माइंड में इतना अच्छा चला जाएगा कि आप रिटेन करेगा वो चीज़, मतलब वो लॉन्ग टर्म के में आपके मेमोरी में रहेगा। और जितना आप ध्यान से सुनेंगे, आपको दोबारा ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे फायदे होते हैं। आपका कंसंट्रेशन अच्छा है तो आपको टाइम कंज्यूम कम करना पड़ेगा, आपको चीज़ें इजीली समझ में आएंगी क्योंकि आपका दिमाग पूरा का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे है। तो कंसंट्रेशन बहुत मैटर करता है। आप अगर फुल्ली कंसंट्रेट होकर पढ़ाई, और यही सेम चीज़ एग्जामिनेशन हॉल में भी आती है। अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है तो आप क्वेश्चन को गलत पढ़ लेंगे। बिल्कुल, आपका माइंड 2 जगह सोच रहा है। एक्जैक्टली, आपका माइंड प्रेशर में भी है कि यार वहाँ अभी मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, पता नहीं ये क्वेश्चन आए कि ना आए, और फिर दूसरा चीज़ आप पढ़ भी रहे हैं क्वेश्चन को। तो कंसंट्रेशन आपका बहुत मैटर करता है। कंसंट्रेशन आपका जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा पेपर में मार्क्स आएंगे, उतना अच्छा आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं।
और जितना अच्छा कंसंट्रेशन होगा सर ना, रिटेन रहेगा। रिटेनिंग पावर का मेरा मतलब ये था कि जैसे आज हम एक चीज़ को पढ़ते हैं तो मेरे पास मैक्सिमम दिनों तक वो मेरे माइंड में रहे। राइट, करेक्ट। 2-3 चीज़ें होती हैं सर। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जब हम एक बार पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में रहती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जब हम पढ़ते हैं दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो हमें 2 हैबिट डेवलप करनी किसी भी सब्जेक्ट में कि यार जो चीज़ें हम इजीली भूल जाते हैं उनको हर सुबह एक टाइम स्लॉट आधे घंटे का चाहे बना लें। उस दिन जो चीज़ भूलते हैं ना सर, उसको हम एक बार रिकैप कर लें, बस बात खत्म। रिकैप करके बाकी अपना सारे दिन का काम करते रहें। इस बात को नोट कर लीजिए, मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर रिटेनिंग पावर बढ़ानी है तो आपको एक सर्टेन टाइम स्लॉट तय करना एग्जैक्टली। यूजुअली मॉर्निंग होता है, और कई बार हम लोग भी प्रिपरेशन करते सर, क्या कहते हैं, चिट बना लेते थे दिन भर रखें, जैसे बात करने की बजाय बीच में चिट देख लिया तो वो चिट में फॉर्मूले लिखे, आराम से याद होते चले गए। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले हैं या वैसे फॉर्मूले हैं जो इजीली याद नहीं होते, या ऐसी चीज़ें हैं जो इजीली हमारे खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक में या फिजिकल में या मैथ्स के कुछ फॉर्मूले हो गए या फिजिक्स के हो गए, चीज़ें हो गई, तो आराम से हो जाते हैं वो चीज़। ठीक है, यस। तो देखिए, इसमें मैं सर की बात से इसलिए भी सहमत हूँ क्योंकि साइकोलॉजी एक चीज़ कहती है कि मेमोरी 2 पार्ट में है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज़ें चली जाती हैं जिनको आप जल्दी भूल जाते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में वही चीज़ें जाती हैं जो आप कंसंट्रेशन और फोकस के साथ एक्वायर करते हैं, और वो अपने आप आपकी रिटेन पावर भी बढ़ा देता है। राइट, तो मतलब ये बात बहुत ज़रूरी है कि कंसंट्रेशन, चाहे आप क्लास में बैठें चाहे घर में प्रैक्टिस करने बैठें, कंसंट्रेशन होना चाहिए। सवाल गलत पढ़ेंगे तो रास्ता भी गलत देंगे। सुनना था आपको कि जाना है इमाम बाड़ा और आपने सुन लिया कि जाना है 4 बाग, तो आप 4 बाग चले जाएंगे, -1 हो जाएगा। राइट सर। तो बच्चों देखिए, कंसंट्रेशन और रिटेनिंग पावर तो आपस में इंटर रिलेट हो गए कि कंसंट्रेशन आप रखेंगे तो रिटेनिंग पावर ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। और रिटेनिंग पावर बढ़ाने के लिए सर ने ये भी बोला कि दिन में सुबह का एक समय तय कर लीजिए, जो चीज़ें आप ज़्यादातर भूल जाते हैं उन्हें सुबह एक बार रिकैप कर लीजिए। रिकैप करने से मतलब सर आपका ये है कि एक बार देख लें। एग्जैक्टली, रिकैप का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कुछ फॉर्मूले हैं या कुछ चैप्टर्स हैं, सब रेगुलर भूल जाते हैं, तो उनको सुबह आधे घंटे स्लॉट में जल्दी पूरा पढ़ डाला। ठीक है ना। अच्छा, एक हैबिट और हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, जो मतलब बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया होता ये कि यूजुअली क्या होता है, जब हम बेड पे जाते हैं तो तुरंत स्विच ऑफ तो होते नहीं, इट टेक सम टाइम, 5 to 6 मिनट्स या 7 मिनट 10 मिनट, जैसे हम थके हुए। तो उस दौरान भी हम दिन भर में जितने फॉर्मूले इंपॉर्टेंट पढ़े थे ना, उसको मन में याद करते जाए, तो धीरे धीरे नींद भी अच्छी आ जाएगी और वो हम कभी नहीं भूलेंगे। और अगर पढ़ाई से आप भागते हैं तो फॉर्मूले दोहराते ही नींद आ जाएगी। एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर रात में सोने लेटे हैं और आपको नींद आने में 10 मिनट लगने वाला है, तो उस 10 मिनट को भी यूज़ कर लीजिए अपनी रिटेनिंग पावर बढ़ाने के लिए, फॉर्मूलों को रिवाइज करने के लिए, वो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहने वाले हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसमें एक पॉइंट आया है रिएक्शन टाइम। मैंने एक्चुअली साइकोलॉजी में किया है सर, तो रिएक्शन टाइम पे हम लोग प्रैक्टिकल भी करते थे कि किसी क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करना यानी रिस्पॉन्स टाइम, या किसी एक्शन के जवाब में रिएक्ट करना यानी रिएक्शन टाइम, दोनों लगभग एक जैसी चीज़ें हैं। तो सर रिएक्शन टाइम वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर अगर हम मैथ के सेंस में रिएक्शन टाइम की बात करें तो इसका क्या मतलब है? सर मैथ के सेंस में रिएक्शन टाइम का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, हम एक क्वेश्चन को मैंने पढ़ा ध्यान से, राइट, ध्यान से पढ़ा क्वेश्चन को, और फिर मैं समझ में नहीं आया, फिर से हमने दोबारा ध्यान से पढ़ा या 3 बार पढ़ा, तो मेरे क्लिक किया, अच्छा इसमें ऐसे होगा, या मेरे मन में एक विचार चला, थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ। दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। तो हमारी आदत होनी चाहिए कि जब एक बार पढ़ें इतना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, या चीज़ों पर इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो कि जब एक ही बार पढ़ें तो माइंड में थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गए, तो वो 2 बार पढ़ने का समय बचाएं। एग्जैक्टली, तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। और दूसरा, एक बार जब आपकी आदत पड़ जाएगी ना बहुत अच्छे से, मतलब कंसंट्रेशन की, और रिटेन आपका रहेगा माइंड, तो ऑटोमेटिक रिएक्शन टाइम और कम होता जाएगा। रिएक्शन टाइम एकदम कम हो जाएगा, मतलब आपने देखा चीज़ों को और तुरंत माइंड में चलने लगेंगी, तो बेहतर होगा। तो भाई तभी तो टाइम आपका बचेगा। बिल्कुल। और टाइम ही मैटर करता है, क्योंकि 3 घंटे के अंदर, और इसका एप्लीकेशन आप क्रिकेट में देख सकते हैं, जो बैट्समैन वही अच्छा करता है जिसका रिएक्शन टाइम बहुत बॉल को समझना होता है। धोनी साहब का रिएक्शन टाइम बहुत बढ़िया है। हाँ। बल्लेबाज को पता भी नहीं लगता और विकेट उड़ जाता है ना सर? ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप सर। अच्छा, अभी आप जो रिटेनिंग पावर कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, रिएक्शन टाइम की बात हम लोगों ने की, मुझे ऐसा लगता है फॉर्मूला एट टिप्स की बात अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले की है। आपने मुझसे अभी ये बोला था कि आपको फॉर्मूले ज़बानी याद होने चाहिए, 1 से 30 तक का पढ़ा ज़बानी याद होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर फॉर्मूले एट टिप्स रखते हैं तो आपको, मैं बता रहा हूँ, 15 से 20% मार्क्स फ्री मिलेंगे एग्जाम में। 15 से 20% आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि उस दौरान जब आप फॉर्मूले आपके इंटैक्ट रहते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन देख के होने लगते हैं, और बहुत सारे सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इजीली हो जाते हैं। बच्चों ये चीज़ बहुत लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि 12 साल से पढ़ा रहे एक IITian का अनुभव है ये।
जिन्होंने कई बार बच्चों को बहुत हायर रैंक तक पहुंचाया भी है। तो इन चीज़ों को जो ये कह रहे हैं ना, इसका वज़न है। आप सोनी सर की इन बातों को जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो याद करेंगे। अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस 3 घंटे में आप 100 बार सोनी सर को थैंक बोलेंगे कि सर आपने टाइमली हमें गाइड कर दिया था, हमने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की और आज हम पेपर अच्छा करके आए हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा सर, टाइम बाउंड प्रैक्टिस की बात भी अभी आपने बोली थी, ठीक है। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस का मतलब यही है कि हम घड़ी लेकर के बैठें। अगर 3 घंटे का पेपर होता है तो हम 3 घंटे में ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट का समय हमारे हाथ में आ रहा है तो हमारी प्रैक्टिस होगी हम एक क्वेश्चन 3 मिनट में ही कर लें। एग्जैक्टली। और फिर आपसे गलतियां भी उस दौरान होगी। घर पर भी आप हर एक गलती को सीरियसली लीजिए, जैसे भी एग्जाम में हो रही है जी। और उसी तरीके से आप अपने आप को तैयार रखिए, तभी जाके देखिए। यूजुअली तभी तो गलतियां हम लोग से होती हैं कि घर पे हम या अपने नॉर्मल माहौल में अलग टाइप से पढ़ाई करते हैं, एग्जाम में प्रेशर होता तो गलतियां हमसे ज़्यादा होती है। अगर वही चीज़ हम घर पे ही मेंटेन करने लगे, टाइम बाउंड प्रैक्टिस, हर गलती को सीरियस लेंगे, है ना, चीज़ों को, तो हमारा पेपर बढ़िया जाने लगेगा, तब हम लोग के साथ कोई इशू नहीं आएगा। बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल। अच्छा सर, असेसमेंट ऑफ टेस्ट, अभी आपने ये भी बात कही थी कि जब टेस्ट हम घर पे दें तो उसको टेस्ट के बाद उसका असेसमेंट ज़रूर करें। एग्जैक्टली। ये थोड़ा सा सर डिटेल में ब्रीफ कर दीजिए। असेसमेंट ऑफ टेस्ट का मतलब ये हुआ कि सर यूजुअली क्या होता है, जैसे हम मतलब मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं जब टेस्ट देते हैं, है ना, तो टेस्ट को घर पे ले गए, फिर रख दिया ऐसे, फिर आंसर चेक किया, जितने मार्क्स आ गए बस बात खत्म। बट मेरा ये सजेशन रहता है कि आप एक काम करिए, जैसे ही टेस्ट खत्म हो घर पे आके रेस्ट करिए, उसके बाद इस पेपर को एनालाइज करिए। पहला काम तो ये करिए, एक बार फिर से उसको सॉल्व करिए। जब आप एक बार फिर से सॉल्व करेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे थे वो आने लगेंगे, राइट। फिर उनके पीछे जब पूरा पेपर खत्म हो तो एक बार सोचिए कि आपने ऐसी क्या गलती की कि वो क्वेश्चन घर पे आ गए और वहाँ नहीं आ पा रहे थे। आपको फॉर्मूला याद नहीं था, या आपके पास प्रेशर माइंड बहुत ज़्यादा था, या टाइम की कमी पड़ गई है। ये उसमें लिखिए एक पेपर पे कि मेरे साथ ये दिक्कत हुई। दूसरी चीज़, आपकी जितनी सिली मिस्टेक्स आंसर की मैच करिए, और जितनी सिली मिस्टेक्स हुई हैं उनको भी। सिली मिस्टेक्स का मतलब हो गया आपके पास फॉर्मूला भूल गए उस समय, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक, कई बार क्या होता है एग्जाम को पेशेंट 2 + 6 = 9 लिख देते हैं जल्दी में। या फिर सर कई बार क्या होता है, हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पूछा है, हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट करके चले आते हैं, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम प्रेशर बहुत कुछ बदल Exactly. है उस 3 घंटे में, या फिर ऑप्शंस ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल। राइट। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं, दे कम अंडर सिली मिस्टेक्स। और वो ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनमें हम लोग कंसेप्चुअली हमारा कुछ लेना देना नहीं होता, बस हम अपने आदतों के कारण गलतियां कर जाते हैं, तो उनको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये बात भी मुझे लगता है कि नोट करने लायक है, और इसको नोट करने के साथ साथ इसको रोज़ दोहराइए भी कि आपको अपनी सिली मिस्टेक्स जो आप कर रहे हैं उसको लगातार कम करना है, और कम करने के लिए उन सारे टिप्स को जो अभी सोनी सर ने आपको दिए हैं उसको लगातार इम्प्लीमेंट भी करना है। सर इसी में आगे क्रम में एक बात आती है, फॉलो ओनली वन स्टडी मटेरियल। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बच्चे अक्सर आते हैं कि सर कौन सी रेफरेंस बुक ले लें, सर हम इसको भी लगा लें, हम उसको भी लगा लें, हम उसको भी लगा लें, और आखिरी में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आके कहते हैं कि सर वो बुक भी हमारी छूटी हुई है आधे से ज़्यादा, ये भी आधे से ज़्यादा, वो भी आधे से ज़्यादा, और अभी तक कुछ हो नहीं पाया, तो हम करें क्या। तो ये जो फॉलो ओनली वन स्टडी मटीरियल है, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है आपका, आप बच्चों को क्या कहना चाहते हैं इसके ज़रिए, ये थोड़ा सा बता दें। देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि आप 5 कोचिंग का स्टडी मटेरियल उठाइए, ठीक है, उसमें 90 to 95% कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा सिनेरियो है कि आपने लेट से 2 मटेरियल लगा लिए, तो 2 मटेरियल में आपने किया कि एक्स्ट्रा 5% क्वेश्चन तो लगाए हैं। हाँ, 95% तो कॉमन ही था, तो आपने 5% तो क्वेश्चन लगाए, तो आपने बहुत कुछ सीखा नहीं, और जबकि टाइम बहुत ज़्यादा किल कर दिया है। हाँ, तो इससे बेहतर है सर और उसमें क्या है, आपके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत रहता है कि सर मेरे पास ये मटेरियल छूटा हुआ, ये मटेरियल छूटा, ये चीज़ छूटा हुआ। इससे बेहतर है, एग्जैक्टली सर, इससे सबसे बढ़िया होता है आपने एक जो अपनी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो भी आपने लिया, आप उसको थॉरोली सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आप टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, बस बात खत्म। बहुत ज़्यादा कुछ करने की सर ज़रूरत नहीं पड़ती। बस अगर ईमानदारी के साथ अपने, मैं आपको बता रहा हूँ सर, ईमानदारी के साथ अगर कोई प्रीवियस ईयर जेई मेन एडवांस 3 बार लगा ले, वो जेई एडवांस में श्योर शॉट 5000 के अंदर नॉर्मल एवरेज बच्चा भी आ जाएगा। अरे भैया नोट करो इस बात को। अगर आप 3 बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेते हैं अच्छे से का मतलब चीज़ों को समझते हुए, कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग करते हुए, मैं गारंटी देता हूँ अगर कोई बच्चा मेरे से आके बोल दे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं मान नहीं सकता अगर वो 3 बार अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तीनों सब्जेक्ट के लगा ले, श्योर शॉट 5000 6000 नॉर्मल एवरेज बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, प्रीवियस ईयर मतलब 2-3 साल 4 साल? नहीं सर, कम से कम आप 12 साल
से 15 साल के क्वेश्चन सारे सॉल्व करें, ताकि आपके सारे जो कंसेप्चुअली है ना सर, वो सारा सेक्शन कवर होता रहे। और आपको बताएं वहीं कहीं ना कहीं घुमा के बहुत सारे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, आप कई बच्चों को महसूस नहीं होता, लेकिन वो पिछले 20 साल या 15 साल जो पूछ रहे हैं ना सर, वो बहुत कुछ आपको सिमिलरिटी नजर आएगी उसमें। तो एक बार आप करिए, और खासकर केमिस्ट्री में तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिख जाएंगे, या आपको ऐसे लाइन में मिल जाएगा, कुछ ऊपर लाइन या कुछ ऐसा कुछ करके मिल जाएगा। तो आप बस उसको करिए, आपके पास रेडी है बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर देखिए तो उससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। आप अपने पूरा मॉड्यूल लगाइए, उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व कर डालिए, बस बात खत्म। मतलब आज के इस वीडियो की जो पंच लाइन है वो ये है कि पिछले 15 साल के जेईई मेंस एडवांस के पेपर लगाइए और अंडर 5000 रैंक लाइए। श्योर शॉट सर, श्योर शॉट, अगर ईमानदारी के साथ लगाते हैं तो श्योर शॉट लगेगा। सुन लीजिए सर, बार बार बोल रहे हैं श्योर शॉट, मगर ये श्योर शॉट तभी है जब 15 साल के पेपर लग जाएंगे। तो आज से लग जाइए। अगर जनवरी में जेईई मेंस होना तय भी है तो हमारे पास अभी भी कम से कम 50 दिन का समय हाथ में है। Exactly. हम आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। एक पेपर रोज सॉल्व करेंगे तो अगले 15 दिन में 15 साल के पेपर सॉल्व हो जाएंगे, राइट? तो बहुत ज़्यादा समय है आपके पास करने के लिए, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। सर अटेम्प्ट है अभी तो आप फोकस करिए कि पहले जेईई मेन के सारे पेपर्स लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर के पहले जेईई मेंस लगा लीजिए, फिर बाद में जनवरी के बाद फिर वक्त मिलेगा, बीच बीच में जेईई एडवांस लगाते रहिए आराम। सेकेंड फेज में आपको काफ़ी समय मिलने वाला है, उसमें फिर एडवांस हो सकता है। लगाइए, उसके बाद लगाइए। जी। अच्छा, ये क्या है सर? ये चीज़ जो है थोड़ा सा हमको लग रहा है कि कुछ बड़ा स्पेशल सा आपने लिख रखा है, ऑप्शंस एलिमिनेशन। कई बार क्या होता है सर, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं, कई बार हम लोग लगता है ना कि सर एक तुक्का मार दें जी, तो ये तुक्का मारने का ही एक दूसरा पार्ट है जो सही करेगा। इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सर कई बार 4 ऑप्शन दिए हैं और हमने डेटा देखा, ठीक है, वो डेटा 3 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं सर कि एन टर्म का सम दिया हुआ है, मान लीजिए सिंपल सा लॉजिक, एन टर्म का सम दिया हुआ है, तो एन हर एन के लिए ट्रू होता है, तो आप सिंपल सा n1 ले लो, चेक कर लो कौन सेटिस्फाई कर रहा, हो गया आंसर आपका। तो क्यों आप पूरा सॉल्व करेंगे? तो ऐसे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में से बहुत सारे होते हैं जो ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाते हैं सर, ऑप्शन एलिमिनेशन से। हाँ, अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से एक फायदा और मिलता है, बाई चांस आप 2 ऑप्शन में फंस जाते हो तो वहाँ तुक्का भी लगा सकते हो कि भाई 2 ऑप्शन में ही से कोई अगर सही है, अगर आपको पता चल जाता है तो आपके 50% चांस होने सही है, मतलब चांस है कि सही हो जाएगा क्वेश्चन। ओके। तो ऑप्शन एलिमिनेशन एक बहुत बढ़िया मेथड है सर, हर पेपर में जेईई मेन में खासकर कम से कम आप 4 से 5 सवाल कर सकते हैं ऐसे। सर मुझे लगता है कि आपको एक बार और, मतलब अभी तो हम लोग कई सारे वीडियोस बनाने वाले हैं इस पर, हाँ। तो मुझे लग रहा है कि बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है ऑप्शन एलिमिनेशन। तो एक वीडियो ऐसा जरूर बने जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है, एकदम बिल्कुल, कम से कम एग्जैक्टली जेईई मेन में आए हुए, क्योंकि उनको प्रूफ भी देना पड़ेगा कि भाई जेईई मेन में क्वेश्चन आए जिनको हम कर सकते हैं। तो जेईई मेन में कम से कम 15 क्वेश्चन उठाते हैं और इन पे एक बना के इन बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो 3 से 4 दिन में हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे किया जाए, यानी क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना ही कंसेप्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही आप जान लें कि कौन से 3 गलत है और कौन एक सही है, यानी सॉल्व करने का समय भी बचा लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ हम लोग लेकर के आएंगे सर। हाँ, अच्छा सर, एक चीज़ और, हमने भी बात की क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएंगे, फॉर्मूला याद है तो हो जाएंगे, यानी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कंसेप्चुअल क्लियरिटी और फॉर्मूला तो चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रैक्टिस बढ़ेगी, प्रैक्टिस बढ़ेगी, रिटेनिंग पावर बढ़ेगी, रिटेनिंग पावर बढ़ेगी तो आपका रिएक्शन पॉइंट भी इम्प्रूव होता जाएगा और आप बहुत कम समय में आंसर्स को दे पाएंगे। फॉर्मूला याद रखना है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है और अपनी गलतियों का असेसमेंट करना है। ये एक बेसिक ओवरऑल फोकस है कि आप किस तरह से मैथ्स को कंट्रोल करें। मगर सर एक चीज़ हम जरूर चाहेंगे जो आप इसमें नहीं लाएँ, फिर भी हम चाहेंगे कि आप बच्चों को बताएं कि मैथ्स में कई सारी चीज़ें हैं, कैलकुलस है, डिफरेंशियल है, इंटीग्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स है, तो कैसे वो कौन कौन से पर्टिकुलर चैप्टर्स या यूनिट्स हैं जो बच्चों को ज़्यादा स्कोर करा सकते हैं, जिस पे बच्चे ज़्यादा फोकस कर लें या जिन पर बच्चों को थोड़ा सा अलग से भी टाइम देना चाहिए? समझ गया सर। तो देखिए सर, बेसिक्स क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जेईई मेन के पेपर को देखें ना, तो कुछ चैप्टर्स हैं, देखिए मैं पहला वो बता दे रहा हूँ, वो चैप्टर्स जो आसान हैं और इजीली स्कोरिंग हो सकती है जी, ठीक। तो उनमें ये होता है कि सर एक तो सबसे बड़ा सिंबल होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। यस, 3, 4, 5 पेज की थ्योरी होती है, श्योर शॉर्ट लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन रखा होता है, मतलब 4 नंबर पक्का 100% उसका क्वेश्चन मतलब यूजुअली पेपर में आता है, ठीक। ये हो गया। उसी की तरह सर अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन सर्कल से एक क्वेश्चन लगभग
तय होता है। ओके, राइट, तो मैं उनको बता रहा हूँ, तो स्ट्रेट लाइन सर्कल हो गया। इसी तरह से सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन, इसको आप तैयार कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री 11 में भी पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा हम लोग बचपन से पढ़ते हैं 10, तो उसको भी तैयार कर सकते हैं, उसका भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है सर, बहुत आसान सा चैप्टर है, उससे भी एक एक क्वेश्चन मिलते हैं, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से। मतलब अगर केवल इतना कर ले तो मुझे लगता है 9 से 10 क्वेश्चन तो कंट्रोल। एग्जैक्टली सर, 9 से, तो और मैं आपको बताऊं, अच्छा बच्चा भी जब लास्ट में अपना स्कोर देखता है तो ओवरऑल मैथ्स में ये जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा मैथ्स में वो 10-12 क्वेश्चन ही कर पाता है। 12 क्वेश्चन आप कर पाए, 12, 12, 48 तो वो भी ले आता है। अच्छे बच्चों को मैं जानता हूँ रैंक अचीव 48 ऐसे 48 या 15 क्वेश्चन सही कर पाए, और अगर स्ट्रेटेजी वाइज करते तो वही क्वेश्चन उनका 18 क्वेश्चन हो जाता या 19 या 20 क्वेश्चन हो जाता है। बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है। एग्जैक्टली सर, बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट होता है। बच्चे सर क्या करते हैं, कई बार हम लोग की आदत होती है आजकल, खासकर सर जो ऑनलाइन एजुकेशन आया, इसमें सबसे बड़ी जो गलती हुई, हम कंसेप्चुअली चीज़ों भूल चुके हैं। हम केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे देखते हैं, जो अच्छी चीज़ क्या लगता है हमें कि एक बढ़िया टीचर ने एक बहुत बड़ा कठिन क्वेश्चन डाल दिया, अब उसको हम सॉल्व कर लेंगे, वो सॉल्व करवा रहा है तो हमारा इनरिचमेंट हो रहा है सर, लेकिन ऐसा नहीं होता। उससे आपको पाथ नहीं पता चलता, उससे आपका लॉजिकल ब्रेन नहीं चलेगा। लॉजिकल ब्रेन चलेगा जब आप क्वेश्चन को धीरे धीरे उठाएंगे और कंसेप्चुअली धीरे धीरे करके करेंगे, ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे, तब आप कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं आजकल बच्चों के साथ। तो मतलब ऑनलाइन पोर्टल्स पे जो लोग जा रहे हैं या जो ऑनलाइन के भरोसे हो गए हैं, वो इस बात को जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी गलती है, इससे बाहर भी आना है। बाहर भी आना और होता है यूजुअली सर, हम कई बच्चों से मिलते हैं, आपको एग्जांपल दिखा देंगे ऑनलाइन के बाद। वो मैं तो सोच रहा था सर उनकी रैंक 1000 2000 आएगी। मैं आपको बताऊं, मैं जानता हूँ एसएससी बोर्ड के टॉपर्स को सर, जिनकी दिमाग बहुत अच्छा था, जेईई मेन में नहीं हुए, अरे जेईई मेन में 87 या 88 परसेंटाइल ऐसे टाइप का आ गए। आप सोचिए, तो मतलब तो ऐसा होता, देखिए होता क्या है ना सर, जब ऑफलाइन आते हैं आप तो एक बड़ा है, देखिए अच्छा कई लोगों को ऑनलाइन बढ़िया लगता है, नो डाउट वो उसके अलग फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, बट ऑफलाइन में क्या होता है, आप टीचर, सबसे मेन चीज़ होता है सर, टीचर आपकी गलतियों को देख पाता है, एनालाइज कर पाता है, ये बहुत बड़ी, हम आमने सामने बात कर पा रहे हैं सर, है ना। तो टीचर का एक ही रोल नहीं होता केवल पढ़ाना, टीचर का एक ये भी रोल होता है कि हमारा बच्चा किस चीज़ में कहाँ पर दिक्कत हो रही है उसको, राइट, तो वो उस चीज़ पे वर्कआउट करता है सर, उस पर स्ट्रॉन्ग करना होता है, तभी सर कोचेज बनाए गए। क्रिकेट टीम में सर विराट कोहली बढ़िया मैच खेल लेता है ना, क्या उसको कोच की ज़रूरत है? लेकिन नहीं, अभी भी कोच का सहारा लेता है, जबकि कोच उतना फेमस नहीं था उससे, नहीं था और उतना बड़ा खिलाड़ी भी नहीं था। तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है बताइए आप? क्यों? कई बार हमें अपनी गलतियाँ नहीं दिखती हैं। कई बार कोच आपको देखता है कि आप जब मूव कर रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं, आप इस हिसाब से नहीं कर रहे, या उसको इतना एक्सपीरियंस है, उसने इतने लोगों को देख रखा है, तो आपको बताएगा कि आप ये गलती कर रहे हैं और आप इस बात पे चलिए तो बेहतर करेंगे। आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनका रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ है, ठीक, तो ये तभी आ सकता है जब आप एक कोच के या एक गाइड के संपर्क में रहते हैं, वो बताता है आपको, बेटा ये गलती नहीं, ये करना, ये चीज़ आपको सेलेक्ट करनी, ये चीज़ ऐसे करनी, तब आप कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा पार्ट है सर, इस पे तो मैं आपको एक, मतलब हम लोगों को एक लेक्चर, मतलब एक अलग से प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि बच्चों का दिमाग खुले, सोचना। एक्चुअली आजकल जो है क्या सर, बच्चों ने सोचना थोड़ा सा इजीली गिव अप कर देते हैं। रीज़न क्या है? हल्का सा क्वेश्चन नहीं आया, तुरंत आंसर देख लिया, तुरंत ऑनलाइन आंसर देख लिया, ये सब इनको बना रहा है। मतलब ये बच्चों में सभी लोगों को बोलूँगा, आप लोग इस चीज़ का क्वेश्चन पे एफर्ट पुट करिए, सोल्यूशन लाने या आंसर लाने के लिए एफर्ट पुट करिए, इजीली हार मत मानिए, उसी से आप सीखेंगे। सोल्यूशन देखने से सर कोई सीखता नहीं है एक्चुअली, सोल्यूशन से आपको पता चल जाता है कि ये सही था, ये पाथ था, बट आपको पाथ खुद से आना चाहिए, बार बार कवर करना पड़ेगा आपको। देखिए अभी सर ने जो बताया, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे समझ में आई, और शायद ये विज़न मेरा भी नहीं था, जो अभी सर ने मेरा एक और डायमेंशन बढ़ा दिया नॉलेज का, कि ऑनलाइन ऑफलाइन का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि कोच आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट है, वो आपको परफॉर्म करते हुए देख रहा है, और आपके परफॉर्मेंस में कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं उनको करेक्ट कर रहा है, राइट। तो मुझे लगता है सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अभी आपने कहा कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाना है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को ये प्रॉमिस करिए कि हम इस पर श्योर वीडियो बनाएंगे और जल्द बनाएंगे सर, इस पर बिल्कुल बनना भी चाहिए। कई बार देखिए सर, जैसे फॉर एग्जांपल होता है क्या, बच्चों को या जो हम लोग जब तैयारी करते हैं तो सर हम लोग को पता ही नहीं रहता कि हमें करना क्या है, तो जो हम ऑनलाइन देखते हैं या कहीं पर भी कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, वो हमारा माइंड उसको गेन करता रहता है, उसी हिसाब से हम एक्शन लेते हैं। तो सर किसी गलती नहीं है, कई बार हम लोगों को नॉलेज नहीं होती है, बच्चों को नॉलेज नहीं है, तो इस कारण से ऐसा, तो उनको बिल्कुल बताना जरूरी है कि बेटा आप खुद सोचिए कि ये चीज़ ऐसी। हम सर कई एग्जाम्पल्स आपके सामने रख सकते हैं जो ऐसा हुआ है बच्चों के साथ। ओके, बहुत अच्छे बच्चों के साथ। मतलब आप अगर पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और अपनी गलतियां नहीं देख पा रहे हैं तो भी आपका रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है, ये बात समझने वाली बात है, ठीक है।
तो मुझे लगता है बच्चों आपने ये सारे पॉइंट्स नोट किए, सर ने जो बताया वो आपने अपने पास लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब पे सेव कर लीजिए और बार बार देखिए और बार बार ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो सजेशन सोनी सर ने आज आपको दिए हैं वो आप कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। और जैसा सोनी सर से भी बात हुई है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे ऑप्शंस एलिमिनेशंस पर, जिसमें सर आपको खुद, मतलब अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको इस तरह से समझिए, इस बात का वजन ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति जो 12 साल से पढ़ा रहा है, जो आईआईटी कानपुर से खुद एक एल्यूमिनी है, वहाँ का आईआईटी कानपुर से निकला हुआ एक पर्सन है, अगर वो अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा है और एक ऐसा टीचर आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है जो आप जैसे ही बहुत सारे बच्चों को आईआईटीज़ तक पहुँचा चुके हैं, तो मुझे लगता है उस बात का वजन बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को सोनी सर को थैंक्स देना भी चाहिए, और ये थैंक्स आप देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन पे आइए, थैंक्स दीजिए। और अगर मैथ्स से रिलेटेड कोई आप ऐसा गाइडेंस चाहते हैं, कोई ऐसी मेंटरशिप चाहते हैं, तो हमें सजेस्ट करिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप मैथ्स के इस पर्टिकुलर डिवीज़न पे एक गाइडिंग वीडियो चाहते हैं। हम सोनी सर से रिक्वेस्ट करेंगे और वो वीडियो हम दोबारा बनाएंगे और फिर आपके सामने आएंगे। फिलहाल ये प्रॉमिस करके हम लोग हट रहे हैं, और सोनी सर से ये प्रॉमिस मैं लेकर के हट रहा हूँ कि हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन पे नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके सामने बहुत जल्द आएंगे। सोनी सर आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स आज इस बात को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत हेल्पफुल महसूस करेंगे अपने लिए, बहुत उनको हेल्प फील होगी कि आपकी तरफ से उनको ये हेल्प मिली है, और वो जो भी बताएंगे मैं आपको पास ऑन करूँगा। जी थैंक यू सर, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू बच्चों, मुझे भी अच्छा लगेगा कि शायद हमारे कुछ एक्सपीरियंस बच्चों के काम आए और उन्हें बेहतर थोड़ा सा करें। होता है कि ऐसा थोड़ी थोड़ी गलतियां हम लोग करते हैं, इसी कारण चीज़ें नहीं कर पाते। अगर उनको सुधार लेना तो बहुत सिलेक्शन लेना आजकल सर बहुत ईजी है, बट स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए और मेहनत हमारी अच्छी होनी चाहिए, बस बात कर। तो हम लोग एक काम करते हैं, सोनी सर के साथ ये वीडियो की जो चेन हम लोग शुरू करेंगे, इसको एक नाम दे देते हैं, सोनी के सर के साथ आओ मैथ में नंबर बढ़ाओ। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।